नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गर्मी के मौसम में भैंसों की उचित देखरेख और प्रबंधन। गन्ने की उन्नत तकनीक से खेती करके लिए अधिक पैदावार। किसान भाइयों, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसे में जो किसान भाई पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें अपनी दुधारू भैंसों के प्रबंधन पर ध्यान देने की अधिक जरूरत है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की तो इनके स्वास्थ्य और दूध उत्पादन दोनों में गिरावट आ सकती है। तो आप गर्मी के मौसम में भैंसों की उचित देखभाल किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर दानवीर सिंह यादव। वैसे हमारे देश में सभी जगह और सभी भागों में पाई जाती हैं और इनसे जो दूध उत्पादन की क्षमता है तो सबसे ज़्यादा अभी भी लगभग 56% के आसपास में दुग्ध उत्पादन हमारे देश में भैंसों से दिया जाता है। और पूरे दुनिया में जो भैंसें हैं उसका सबसे ज़्यादा प्रतिशत हमारे देश में ही निर्भर करता है। और जो कि भैंसें हैं लगभग सभी किसान हमारे भाई भैंसों का पालन करते हैं। और अभी जो समय आने वाला है वह गर्मियों का कि सर्वप्रथम हम बात करें अगर आवास की, प्रथम आवास कैसा होना चाहिए। हमारा आवास सबसे पहले बात करेंगे आपकी फर्श हमेशा नॉन स्लिपरी मतलब फिसलन वाला नहीं होना चाहिए। दूसरा ढलान होना चाहिए और तीसरा आसानी से जिसको हम साफ कर सके इस टाइप का हमारा होना चाहिए। दूसरी दीवारें सामान्यतः हमारी 5 फीट के ऊपर में ही उसमें क्या रोशनदान या खिड़कियां होना चाहिए, जिससे कि क्या है कि जो हवा का एक्सचेंज हो सके। छत हमारी होनी चाहिए जिसकी ऊष्मा की कुचालक होना चाहिए। पशु को जो हमारा वो है स्थान जहाँ उसको हम रख रहे हैं वो कम से कम 40 से 50 स्क्वायर फीट कम से कम एक पशु को आंतरिक आपको देना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर हम ज़्यादा पशु रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनको ओवर क्राउडिंग सहन करनी पड़ेगी। तो हम आवास या बाड़े में रख रहे हैं तो क्या कर सकते हैं कि जो दीवार है उनकी खिड़कियों पे गनी बैग्स होती हैं उनको वो कर सकते हैं। और साथ में हम ये कर सकते हैं कि अगर मान लो अगर हमारे पास लाइट या इसकी समुचित व्यवस्था है तो पंखों का भी प्रबंधन कर सकते हैं। यह अति आवश्यक है क्योंकि पंखा अगर नहीं है तो भी चल जाएगा, बस ये है कि थोड़ी सी हवा आती जाती रहे, जिसमें कि कुछ लोग चाहे तो जो उसकी होती है बोरी के जो बैग्स होते हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, पानी का छिड़काव कर सकते हैं पानी का। इससे भी क्या होता है, अंदरूनी जो वातावरण है तापमान वह नीचे आ जाएगा। पॉगर भी लगा सकते हैं जो कि पानी का स्प्रिंकल कर सकते हैं। कुछ किसान भाइयों ध्यान नहीं दे पाते हैं, बीच में गड्ढा हो जाता है, उसमें मूत्र और उसका वो इकट्ठा होने लगता है, उसी में फिर संक्रमित कीटाणु पनपने लगते हैं। और उसमें सफाई का अति ध्यान रखना है। सफाई जैसे कि भाई रोज़ सुबह सुबह उसमें झाड़ू लगा दिया जाए, चूने का थोड़ा सा हम छिड़काव कर सकते हैं, उससे भी बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं। दिन के समय में हमें पशुओं को घने छाया वाले पेड़ जैसे नीम के पेड़ और भी होते हैं उसके नीचे ही रखना है। समय समय पर इनको नहलाएं, पानी की आवश्यकता है कि उनको पानी में उनको नहलाएं और बार बार पानी डालें। इसको बेलोविंग कहा जाता है। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं से अधिक दूध का उत्पादन मिले, इसके लिए दुधारू पशुओं को समय समय पर उचित मात्रा में संतुलित आहार खिलाना होगा। तो आप पशुओं को संतुलित आहार कब एवं कितनी मात्रा में खिलाएं, इस बारे में विस्तार से जानते हैं। आहार हम गर्मियों में देना ही पड़ेगा। अगर कोशिश करें किसान भाई मिश्रित चारा दे, मिश्रित में जैसे दाना है, दाना क्या है देना अति आवश्यक है, जिसमें कि आपका मक्का है, खल है, चापड़ है, चुरी है, खनिज मिश्रण के लवण, ये सब अनुपात में मिले हुए होना चाहिए। दूसरा है कि भाई थोड़ा सा हम जैसे नमक है या मिनरल की जो ईंटें आजकल मार्केट में 2 से 3 किलो की ईंटें उपलब्ध हैं, वह भी हम दिन में लगा दें। अब दाना देना कितना है, इसीलिए हमने सीधा सीधा नियम बनाया है कि 2 किलो दूध पे 1 किलो दाना,
साथ में अगर किसान भाई अगर संपन्न है तो 1 से 2 केजी उसके बॉडी मेंटेनेंस के लिए भी दे सकते हैं। भूसा है का उपयोग कर सकते हैं और ये भी अति आवश्यक है। कम से कम एक पशु को 10 किलो तक मिनिमम उसकी आवश्यकता है। 10 किलो भूसा तो आपको प्रतिदिन देना ही है। हाँ, वो निर्भर करता है आकार पे, 8 से 10 केजी तो आपको यह निर्भर करेगा ही। एक और अति आवश्यक है पानी। पानी इनके लिए, क्योंकि ये इनके शरीर में हमको जितना हो सके उतना अधिक इनको पानी पिलाएं। 3 से 4, 5 या 6 टाइम तक भी हम उनको पानी पिला सकते हैं। वो निर्भर करता है कि उस समय तापमान कितना जा रहा है। किसान भाइयों, बदलते मौसम में आपके पशुओं में विभिन्न बीमारियों का प्रकोप होता है, जिस कारण आपके पशु रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो इस समय पर आप अपने पशुओं को रोगग्रस्त होने से कैसे बचाएं? आइए जानते हैं कि गर्मियों में कुछ विभिन्न प्रकार की टीके लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि जो पहली बारिश होती है उससे खासकर गलघोटू और आपका है BQ, ये 2 बीमारियां बारिश के आने के प्रथम सप्ताह में ही ये घेर लेती हैं। इसीलिए इनका गर्मियों में हम लोग समय रहते अगर टीकाकरण कर दें गलघोटू का और BQ का, तो इन बीमारियों से हम बचा ही सकते हैं। और बाह्य परजीवी और अंत परजीवी की भी समस्या है। बाह्य परजीवी सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, तो बाह्य परजीवी के लिए सॉल्यूशन उपलब्ध हैं, उनको लगाएं। और अंत परजीवी के लिए जैसे उपलब्ध हैं फेल्बेंडाजोल और भी लीवामेसासोल, ये सब उपलब्ध हैं। डीवर्मिंग वो आप उनसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नशे के खिलाफ बड़ा अभियान। गृह मंत्री अमित शाह ने ANTF कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित, कहा 2047 तक नशा मुक्त होगा भारत। कर्नाटक के CM बसवराज मुंबई के नामांकन में शामिल हुए नड्डा, किया रोड शो, कांग्रेस पर बोला हमला। PM की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में किसान गन्ने की खेती नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और दतिया जिले में करके अच्छी आय कमाते हैं। तो जो किसान गन्ने की खेती करने जा रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे गन्ने की उन्नत किस्मों का चयन करते हुए वैज्ञानिक तरीके से बुआई करें, ताकि आपको गन्ने की फसल से अधिक उत्पादन मिल सके। तो आप किस प्रकार से करें गन्ने की उन्नत तकनीक से बुआई, चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम से। कालीन गन्ने का बुआई का जो है बहुत ही उचित समय है। इस कंडीशन में अभी हम लोगों ने 2 प्रभेद लगाया है, जो COL करके है 94 184 है, और ये इसका उत्पादन क्षमता बहुत अच्छा है, लगभग 78 से 80 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, यानी 80 टन मतलब 2.5 एकड़ में वो उपज इससे प्राप्त हो सकती है। और इस प्रभेद का ये विशेषता है कि वाटर लॉगिंग के जल जमाव वाले क्षेत्रों के लिए ये बहुत ही उपयुक्त वैरायटी है ना। इसमें आराम से 12% हमारा शुगर का रिकवरी भी मिल जाता है। दूसरी वैरायटी CO 0118 हम लोग अभी लगा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। ये चीविंग पर्पस के लिए, मतलब गन्ना चूसने के लिए बहुत अच्छी प्रजाति है। इसका भी उत्पादकता बहुत अच्छा है। इसको भी 75 से 80 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें भी हम लोग उपज प्राप्त कर सकते हैं, और इसका रिकवरी भी हमको अच्छा मिल जाता है 12-13% के आसपास। तो ये 2 गन्ना अभी इधर तो इस एरिया के लिए बहुत ज़्यादा कमर्शियली जो है संस्थित किया गया है, जो है गन्ना अनुसंधान केंद्र के द्वारा। और ये बात करते हैं कि कितना हमको प्लांटिंग मटेरियल चाहिए,
तो ये 3 आँख वाला जो टुकड़ा होता है लगभग 40 से 50 हज़ार जो है टुकड़ा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। और हम देखें कि अगर पूरे गन्ने का कितना वजन होना चाहिए 1 हेक्टेयर प्लांटिंग करने के लिए, तो ये 60 से 70 कुंटल जो गन्ना होता है वो 2.5 एकड़ यानी 1 हेक्टेयर के लिए जो है वो प्लांटिंग मटेरियल उसके लिए पर्याप्त हो जाएगा इतने में। तो एक हम गहरी जुताई अगर कर सकते हैं तो गहरी जुताई कर दें और थोड़ा 2-4-6 दिन उसको छोड़ देंगे। इसके बाद कल्टीवेटर से 2-3 बार जुताई करने के बाद हम पाटा लगा देंगे। इसके बाद हमारे पास जो है वो फरो ओपनर आता है, तो उसको हम जो है सेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा गन्ने का बुआई करना है तो हम 60 सेंटीमीटर पर भी अनुशंसित है, 75 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर पर है। अगर हम ये गन्ना अप्रैल मई में लगाएंगे तो हमारा जो कतार से कतार के बीच की दूरी होगी वो 60 सेंटीमीटर होगी। तो वो देखना है कि हमारा जो कतार से कतार की दूरी होगी वो समय पर निर्भर करती है। गन्ने का जो बुआई जो करेंगे और वो बीज जो लेंगे वो हमारा जो है बीज जो है वो पहली फसल से होना चाहिए ना। जैसे अभी इसमें हम बुआई कर रहे हैं, इसकी जब पहली बार कटाई होगी वो जो है गन्ने का प्लांटिंग मटेरियल जो है बुआई के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। और पेड़ी से हमको बीज नहीं लेना चाहिए। जो कटाई के बाद फिर गन्ना होता है उसके बाद अगले साल उससे हमको बीज नहीं लेना चाहिए। किसान भाइयों, आपको जिन गन्ने की फसल से बीज यानी बुआई के लिए गन्ने के टुकड़े लेने हैं, उस फसल की कटाई से 10 दिन पहले सिंचाई करके प्रति हेक्टेयर में 10 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से गन्ने के टुकड़ों में जमाव अच्छा होता है। और ये भी देखना चाहिए कि हमारा गन्ने का पौधा स्वस्थ हो, उसमें रोग ना लगा हो। और एक खासकर इस एरिया में बीमारी आती है लाल सड़न रोग, तो जैसे भी उस कोई प्लांटिंग मटेरियल में वो है तो उसको हम नहीं बोएंगे। और वो बीज को हम उपचारित करके एग्लॉल या एरेटान सॉल्यूशन होता है उससे उपचारित करके बोएंगे। अगर वो मार्केट में नहीं मिलता है तो बाविस्टीन हर एक मार्केट में उपलब्ध होता है और वो लगभग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके गन्ने के जो हम टुकड़े को काटते हैं उस टुकड़े को उसमें डिप कर लेंगे दोनों साइड से, तो कोई उस तरह की बीमारी नहीं आएगी। इस तरह से हम बीमारी से भी बच सकते हैं। और हम देखें तो ये भी जो हमारा आप देख रहे हैं ये बुआई हो रही है और आँख से आँख मिलाकर हम बुआई कर रहे हैं। इस फसल में खरपतवारों की समस्या अधिक आती है, जिसको श्रमिकों से निकलवाने में अधिक खर्चा आता है। इसलिए जमाव के बाद ही खरपतवार को नष्ट करने वाली दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। अगर हमारे खेत का इतिहास पता होगा कि हमारे इस खेत में खरपतवार ज़्यादा आता है तो उसके हिसाब से अगर चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है तो हमारा 2,4-D का भी हम स्प्रे कर सकते हैं 40-50 दिन पे ना, तो उससे हमारे चौड़ी पत्ती वाले भी खरपतवार चले जाएंगे। और यदि जो है दूसरी तरह के भी खरपतवार हैं तो इसमें अट्राजीन या सीमाजीन जो है 1 से 2 किलोग्राम जो है अवयव जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी अनुशंसित है, तो उसको भी हम लोग जो है इसमें व्यवहार कर सकते हैं। तो इसमें हम जैसे देखें कि खाद अभी हमको कैसे डालना है, उर्वरक कैसे इसमें डालना है, तभी हम लोग इसमें वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट के साथ जो है अभी जैसे गन्ने के लिए 150 किलोग्राम से लेके 200 किलोग्राम तक नाइट्रोजन और 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 70 किलोग्राम जो है हमको पोटेशियम देना होता है। इन उर्वरकों की पूर्ति के लिए यूरिया 340 किलोग्राम, डीएपी 145 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 102 किलोग्राम की जरूरत होती है। इसमें से बुआई के समय यूरिया की 75 किलोग्राम और डीएपी म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा फसल को दें। जब हमारा गन्ने में कल्ला निकलने का जो समय होता है वो 40-50 दिन से लेकर लगभग 100 दिन के आसपास में होता है, तो इस बीच में हम जो है 50 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से व्यवहार कर सकते हैं। इसके बाद जो एक और बची हुई नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको देना है 50 से 60 किलोग्राम के आसपास में। तो उसको हम जो है जब वानस्पतिक वृद्धि होती है, हमको लगता है कि ये जुलाई में जो है ये वानस्पतिक वृद्धि पे रहेगा अच्छा से, तो उस समय ये नाइट्रोजन की मात्रा दे करके जो है हम इस तरह से उर्वरक का प्रबंधन कर सकते हैं। आज खेती से एक्स्ट्रा फायदा लेने के लिए किसान कई तरीके अपना रहे हैं। गन्ना में भी इंटरक्रॉपिंग करके किसान अपना लाभ बढ़ा सकते हैं। गन्ना की 2 लाइनों के बीच काफी जगह होती है, जिसमें इस समय सब्जियों के अलावा उड़द और मूंग की फसलें ले सकते हैं। और रही बात की इसमें अभी हम देख लें तो हमारे गन्ने के खेती में जो है इंटरक्रॉपिंग, जिसको हम लोग अंतर्वर्ती फसल कहते हैं, तो अभी हम गर्मी का जितना भी सब्जी होता है, चाहे लौकी हो, चाहे कूड़ा हो, चाहे करेला हो
या नेनुआ हो, जो भी सब्जी होती है, भिंडी भी ना, या उड़द या मूंग, इन सब का जो है हमारा इन गन्ना की 2 कतारों के बीच में हम बहुत आराम से इसका जो है अंतर्वर्ती फसल उगाकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और हमारा गन्ना का उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे हम गन्ना का उत्पादन प्राप्त करेंगे वो ऐसे ही इसमें आराम से मिल जाएगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। नशे के खिलाफ बड़ा अभियान, गृह मंत्री अमित शाह ने ANTF कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित, कहा 2047 तक नशा मुक्त होगा भारत। कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई के नामांकन में शामिल हुए नड्डा, किया रोड शो, कांग्रेस पर बोला हमला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला शहडोल और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में बादल छाए रहने, दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने तथा हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा की दिशा उत्तर पश्चिम दिशा से बहने एवं हवा की गति 11 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि लू के प्रभाव से बचने के लिए सूरज की किरणों के सीधे संपर्क में आने से बचें और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें और सिर को कपड़े से ढकें और खूब पानी पिएं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेतों में पानी बचाने के लिए तालाब बनाएं और जल संरक्षण के लिए बांधों की मरम्मत करें। ग्रीष्मकालीन मूंग और सब्जी की फसलों में थ्रिप्स कीट के प्रकोप से पत्तियां सिकुड़ी हुई दिखाई पड़ने पर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। छिड़काव दोपहर के बाद करें। मूंग और उड़द की फसलों में 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार तापमान आने वाले दिनों में बढ़ेगा, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि मक्के की फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि कद्दू वर्गीय फसलों में लाल बीटल का प्रकोप होने पर ट्राइजोफास 40 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस मौसम में बेल वाली फसलों में न्यूनतम नमी बनाए रखें, अन्यथा मृदा में नमी कम होने पर परागण पर असर हो सकता है, जिससे फसल उत्पादन में कमी आ सकती है। गोभी और फूल गोभी में डायमंड बैक मॉथ कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरिफास 20 EC 40 ml या स्पाइनोसेड 2.5 SC 12 ml प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। दुधारू पशुओं में पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करने के लिए पशु के अनुसार हरा चारा और खनिज मिश्रण प्रदान करें। गर्मी के मौसम में मुर्गियों को विटामिन C और E से भरपूर भोजन देना चाहिए। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देवरी
जिला भोपाल के शेखर पाल ने। आपने गर्मी के मौसम में मूली की खेती के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मूली का उपयोग सलाद और सब्जी के रूप में किया जाता है। इसमें तीखा स्वाद होता है। मूली विटामिन सी एवं खनिज तत्व का अच्छा स्रोत है। मूली के लिए ठंडी जलवायु उपयुक्त होती है, लेकिन ये अधिक तापमान भी सह सकती है। इसीलिए गर्मी के मौसम में खेती के लिए बुवाई का उपयुक्त समय मार्च और अप्रैल का महीना होता है। मूली का अधिक उत्पादन देने वाली किस्में। किसान भाइयों, मूली की उन्नतशील किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख हैं पूसा चेतकी, जापानी वाइट्स, पूसा हिमानी, पूसा रेशमी, पूसा देसी, गलिश सिंथेटिक इत्यादि। तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। भूमि का चयन और तैयारी। मूली की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन मूली का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रेतीली दोमट भूमि अधिक उपयुक्त रहती है। मूली के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, इसीलिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले पिलाऊ से करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को समतल कर लें, जिससे फसल का उचित विकास हो सके। खाद और उर्वरकों का प्रयोग। किसान भाइयों, मूली की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 150 कुंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट, 217 किलो यूरिया, 313 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 167 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के लिए समय पर करना चाहिए और यूरिया को 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा का प्रयोग बुआई के 15 दिन बाद और दूसरी मात्रा का उपयोग 30 दिन की फसल अवस्था पर उपनिवेशन के रूप में करना चाहिए। बुआई की उन्नत तकनीक। किसान भाइयों, मूली के बीज की मात्रा उसकी जाति, बुआई की विधि और बीज के आकार पर निर्भर करती है, लेकिन सामान्य तौर पर मूली की बुआई के लिए 5 से 10 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले मूली के बीजों को कार्बेडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। मूली की बुआई 2 तरीके से की जाती है, जिसमें पहली है कतारों में बुआई। इस विधि से बुआई करने के लिए अच्छे प्रकार से तैयार क्यारियों में लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बना ली जाती हैं और इन कतारों में बीज को लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई में बुआई कर देते हैं। बीज उग जाने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं, तब 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर अन्य पौधों को निकाल देते हैं। दूसरी विधि है मेड़ों पर बुआई। इस विधि में क्यारियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेढ़ें बना ली जाती हैं। इन मेड़ों पर बीज को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। बीज उग आने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं, तब पौधों को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर बाकी पौधों को निकाल दिया जाता है। बुआई की ये विधि अच्छी रहती है, क्योंकि इस विधि से बोने पर मूली की जड़ की बढ़वार अच्छी होती है और मूली मुलायम भी रहती है। मूली की फसल में खरपतवार नियंत्रण। मूली की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए रासायनिक खरपतवार नाशक दवा पेंडिमीथेलिन 30 EC की 3 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर शुरुआत के 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते। इसके अलावा आप बुआई के 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें और मूली की फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करना चाहिए। मूली की जड़ें मेड़ से ऊपर दिखाई दे रही हों तो उन्हें मिट्टी से ढक दें, अन्यथा सूर्य के प्रकाश के संपर्क से वे हरी हो जाती हैं। मूली की फसल में सिंचाई प्रबंधन। बुआई के समय यदि भूमि में नमी की कमी रह गई हो
तो बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई कर दें। गर्मी के मौसम में मूली की अच्छी पैदावार देने के लिए फसल में पानी की अधिक जरूरत होती है, इसलिए आप फसल में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करते रहें। मूली की जड़ें पूर्ण विकसित हो जाएं, तब कड़ी होने से पहले मुलायम अवस्था में ही खोद लेना चाहिए। मूली की पैदावार इसकी किस्में, खाद व उर्वरक और शस्य क्रियाओं पर निर्भर करती है। साधारणतः मूली की औसत उपज 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर के करीब होती है, लेकिन गर्मी के मौसम में पैदावार कम हो जाती है, पर बाजार भाव अधिक मिलने से किसानों को अच्छा मुनाफा होता है। तो किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप मूली की खेती करते हैं तो आपको अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होती है। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।